हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर साइंस 16 लाइट। लाइट यानी कि प्रकाश। अब देखो, ये मतलब आपके क्लास 8 का साइंस का सबसे बेस्ट चैप्टर माना जाता है मेरे हिसाब से। क्योंकि जो लाइट होता है, जो भी हम चीज़ हम देखते हैं, चाहे अपने आसपास की ब्यूटी हो गई, नेचर हो गया, रेनबो हो गया, बारिश हो गया, मूवीज़, सेल्फीज़, जो भी चीज़ हम देखते हैं वो सब लाइट की वजह से ही देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे लाइट की वजह से हम कैसे देखते हैं। देखते तो हम अपनी आँखों से हैं, लेकिन आँखों तक जब लाइट पहुँचती है तभी हम चीज़ों को देख पाते हैं। चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे पहाड़ हो, नदियाँ हो, पेड़ हो, पौधे हों, इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, हम तभी देख पाते हैं जब रोशनी उससे टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचती है। जैसे मान लेते हैं ये पेन है, ठीक है। ये पेन हम कैसे देख पा रहे हैं? आंखों से। अब आंखों तक पहुंचने के लिए जो लाइट है, इससे पहले इस पर गिरेगी। मतलब मान लेते हैं रूम का लाइट है, ठीक है। रूम की जो लाइट होगी पहले इस पर गिरेगी। इस पर गिरने के बाद इस पर इसका रिफ्लेक्शन होगा जो हमारी आंखों तक पहुँचेगा। आंखों तक पहुँचने के बाद हमारी आंखों में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंसेस, वो दिमाग तक पहुंचाते हैं और दिमाग बताता है हमें कि ये पेन है जो लाल कलर का है और ब्लैक इसका कैप है। उस तरह से जब हम नेचर को देखते हैं, फूल को देखते हैं, फ्लावर को देखते हैं, किसी भी तरह के चीज़ को देखते हैं, तो डायरेक्टली विजुअल होता है लाइट के द्वारा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अंधेरों में, जब अंधेरे में सोते हैं तो रूम की लाइट बंद हो जाती है रात में, तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। इसीलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि रूम में लाइट नहीं होती है। और कभी कभी क्या होता है, हल्का फुल्का दिखाई देता है। तो हल्का फुल्का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो बाहर की जो लाइट आती हैं उस चीज़ों पे गिरती हैं और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर, हल्का हल्का रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। और एक एग्जांपल लिया जाए तो चंद्रमा का। रात में चंद्रमा हमें बहुत ब्राइट दिखता है। जो मून होता है बहुत ब्राइट दिखता है। क्यों ब्राइट दिखता है? इसलिए ब्राइट दिखता है क्योंकि वो आसमान में होता है, स्पेस में होता है, जिसकी वजह से जो सूरज की रोशनी होती है ना, वो डायरेक्ट किस पे पड़ती है? हमारे चंद्रमा पड़ती है। पड़ने के बाद वहाँ से जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है उतना अच्छी तरह से हमारी आंखों तक रिफ्लेक्शन हो पहुँचता है लाइट, और हमको चंद्रमा दिखता है चमकते हुए। ऐसा लगता है कि चंद्रमा से खुद से लाइट निकल रहा है, लेकिन चंद्रमा खुद से लाइट नहीं निकालता। किससे निकालता है? वो सूरज से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो जो चंद्रमा होता है, जो मून होता है, वो किसका रिफ्लेक्शन होता है? चंद्रमा के जो सूरज की लाइट होती है वहाँ पे गिरती है, वहाँ से रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंखों तक पहुँचती है, फिर हम उसको देख पाते हैं। इसीलिए जो लाइट है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि पूरे क्लास 8 में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइट ही है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। वही चीज़ जो मैंने बताया है, किस वजह से जो चीज़ें हमें दिखती हैं, तो लाइट की वजह से ही दिखती हैं। जो भी लाइट जहाँ पे गिरती हैं वहाँ पे गिरने के बाद उसका रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन के बाद हमें लाइट, वो चीज़ें दिखती हैं। चाहे कोई भी चीज़ होगा, पेन हो गया, बुक हो गया, पेड़ हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गई, कुछ भी हो गया, जब तक लाइट उस पर नहीं पड़ेगा तब तक हमको नहीं दिखेगा, ठीक। अब आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा था किसी भी चीज़ का, उससे कुछ नियम होते हैं, नियम कानून होते हैं। क्या नियम कानून होते हैं देखते हैं। देखो, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, आपके बुक में भी दिया होगा। यहाँ पर डार्क बहुत दे दिया है। आपके बुक जब ओपन करेंगे, ओपन कर लीजिए, अच्छा होगा। वहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके से फिगर बनाया होगा। मैं बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं क्या है, कोई भी थिंग्स है। थिंग्स क्या मान लेते हैं? ये एक शीशा है, मिरर है, ठीक है। यहाँ से ये कुछ रखा हुआ है, मान लेते हैं बॉल रखा हुआ है। क्या है? बॉल है जो लाल कलर का है, ठीक है। यहाँ से लाइट आ रही है बल्ब की, ठीक है। इस बॉल पे गिरेगी और यहाँ पे टकरा के जाएगी। जो हमारा आँख है, यहाँ पर क्या है? हमारा आँख है, इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये बल्ब है, ठीक। यहाँ से ये लाइट आ रही है और यहाँ टकराएगी इस बॉल पे, और टकरा कर कहाँ जाएगी? हमारी आँखों तक पहुँचेगी। इस वजह से हम इस बॉल को देख पाते हैं। यदि इस लाइट को अगर बंद कर दिया जाए रात में अंधेरे में, तो इस बॉल को हम नहीं देख पाएंगे। चाहे लाल कलर का हो, चाहे ब्लैक कलर का, चाहे वाइट कलर का हो, नहीं देख पाएंगे। तो वही चीज़ कह रहा है, यहाँ पर दो नियम आ रहे हैं। पहला नियम क्या आता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम कहता है कि जो भी लाइट इंसिडेंट करेगी, इंसिडेंट मतलब होता है गिरना, ठीक है। तो जो भी लाइट गिरेगी या जो भी लाइट इस पर चीज़ पे पड़ रही होगी, ठीक है, उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, यानी कि जो लाइट पड़ रही होगी उस थिंग्स पे, ठीक है। और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी उससे, यानी कि उससे निकल रही होगी, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। जो हो रहा है उसी पे नाम बेस्ड है और कुछ अलग से नहीं है। लाइट आ रहा है उसे इंसिडेंट रे कहेंगे, जो लाइट उसमें से निकल रहा है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। तो जो लाइट आ रहा है, इस पर गिर रहा है, वो कौन सा रे हुआ? इंसिडेंट रे। और जो लाइट यहाँ से निकल रहा है रिफ्लेक्ट होके, उससे बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, इन दिनों का जो बीच का एंगल होता है ये वाला, वो दोनों सेम होता है। यानी कि जितना ये एंगल बनाएगा, अगर मान लेते हैं ये 60 डिग्री एंगल बनाता है,
तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री एंगल ही बनाएगा, यानी कि जितने स्पीड से आया हो उतने ही स्पीड से वापस जाएगा। यानी जो चंद्रमा होता है, जो मून होता है, उस पर जब सूरज की रोशनी गिरती है तो जिस स्पीड से गिरती है उसी स्पीड से हमारे आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और इन्हीं के बीच में होता है एंगल, जो दोनों बराबर होता है, यानी कि जितना इधर होगा उतना ही उधर होगा। ठीक, अब वही चीज़ यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करके दिया है। ठीक है, जैसे फिगर है, ये जो फिगर है इसके पीछे ये दिया, ये साइन होता है किसका, शीशा का। शीशा जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, उसको कहते हैं हम मिरर। तो ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, मिरर का। अब देखो यहाँ से लाइट ये गिर रही है, जिसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, यहाँ से लाइट ये जा रही है, मान लेते हैं क्या है, ये बल्ब है। ठीक है, ये है बल्ब। ठीक है, यहाँ से बल्ब है, यहाँ से बल्ब है, यहाँ से लाइट जा रही है, जैसे ही इस पर गिरेगी, ठीक है, ये वाला एंगल, ये इसको एंगल कहते हैं। जब यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे, जब गिर रही है तो इंसिडेंट रे। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है उसको हम आर एंगल देंगे। ठीक है, और इसको आई देंगे, आई यानी कि इंसिडेंट, आर यानी कि रिफ्लेक्टेड, और इन दोनों का जो एंगल होगा वो सेम होगा। मैंने बताया अभी पीछे ना, अगर ये 60 डिग्री होता है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये होगा पहला नियम। पहला नियम किसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, यानी कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट, उसका पहला नियम। तो जो आई होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट मतलब कि इंसिडेंट रे, जो लाइन गिर रही है उस पर, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। भाई उसी से सब है ना, जो कुछ चेंज नहीं है, कोई भी डिफरेंस नाम नहीं है। जो रे गिर रही है इंसिडेंट रे, उसी को हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल, यानी कि आई। ठीक है, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन एंगल, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू आर है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको ध्यान से सुनना है। जो लाइट गिरी इंसिडेंट रे, जो लाइट वहाँ से निकली रिफ्लेक्टेड रे, एंगल का नाम। जो लाइट गिर रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो लाइट निकल रही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें और कुछ ही नहीं है, बस आपको जानना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब कि जो लाइट गिर रही है उसका एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जो लाइट वहाँ से निकल रही है उसका एंगल, और दोनों क्या होगा, सेम होगा, यानी कि आई इक्वल टू आर, यानी कि अगर 60 डिग्री है हुआ तो 60 डिग्री आर भी होगा। ठीक, ये हो गया हमारा पहला नियम। देखो वही चीज़ इसको यहाँ कहाँ लिखा है, अंग्रेजी में, मतलब ब्लैक कलर से लिखा है ताकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जो मैंने लिखा है ना आई इक्वल टू आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, और कुछ आए ना आए ये जरूर आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर ये भी लिखा दिया है कि जो एंगल इंसिडेंट होता है वो क्या होता है, हमेशा किसी भी केस में, हमेशा जब शीशा रहेगा या कोई भी फेस रहेगा, वहाँ पे जब लाइट गिरेगी तो उसका एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल हमेशा इक्वल होगा। उसी को हम बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम, यानी कि आई इक्वल टू आर, यानी कि जितना एंगल से वो गिरेगा उतना ही एंगल से वो वापस जाएगा। ठीक है, ये एक्टिविटी चाहे तो आप अपने घर पे कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। इस वीडियो को रोकिए, ठीक है, और क्या करिए, एक शीशा लीजिए, शीशा पे एक लाइट जलाएंगे, मान लेते हैं शीशा है, जब इस पर ये लाइट जलाएंगे तो ये लाइट इस पर गिरेगी, तो जिस एंगल से गिर रही है, जिस स्पीड से गिर रही है, उसी एंगल और उसी स्पीड से बाहर निकलेगी। ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए आपने यहाँ से क्या जलाया, शीशा है, यहाँ पे ऐसे टॉर्च जलाया, ऐसे एंगल से गया और इसी एंगल से क्या होगा, निकल जाएगा। जो एंगल जा रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और जो एंगल निकल रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ख़त्म बात, बस यही ना कह रहा था बुक। अब यही चीज़ आपको घुमा कर अच्छी तरह से बताया गया है। कुछ नहीं है, जो मैंने बताया बस वही है और कुछ नहीं है। जिस एंगल से गिरेगा उस एंगल से जाएगा। ठीक है, गिरने वाले को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, और जाने वाले को रिफ्लेक्शन रे। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पर हमको सबको पता है कि जो शीशा होता है हमेशा अच्छी तरह से नहीं होता है। कोई भी शीशा क्या होता है, कभी कभार फूटा हुआ रहता है, यानी कि जो शीशा होता है, मतलब हम जिसमें चेहरा देखते हैं, वो हमेशा साफ नहीं रहता है। कभी कभार वो क्या रहता है, उसमें ऐसे इस तरीके से फूटा हुआ रहता है शीशा, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यानी कि ऐसा रिफ्लेक्शन हो रहा है जो शीशा क्या हुआ है, क्रैक्ड है, यानी कि फूटा हुआ शीशा है, तो उसको हम बोलेंगे डिफ्यूज। और रेगुलर यानी कि अच्छा खासा शीशा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं और सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे रेगुलर। अब इसको जानते हैं रेगुलर क्या होता है, डिफ्यूज क्या होता है। देखो सिंपल सा मैं यही बता दे रहा हूँ हिंदी में, फिर उसका डिफिनीशन देखते हैं। रेगुलर मतलब होता है शीशा जो अच्छी तरह से इंसिडेंट करे और अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करे, यानी कि जितनी स्पीड से आए लाइट उसी स्पीड से बाहर जाए, वो गया रेगुलर वाला। लेकिन जो डिफ्यूज वाला होता है वो कुछ अलग तरीके से होता है, इस तरीके से आएगा, कुछ अलग स्पीड से जाएगा, कुछ अलग स्पीड से। इंसिडेंट एंगल अलग होगा और रिफ्लेक्शन एंगल अलग होगा। जिसे यहाँ पर दिया गया है ये इरेगुलर है, यानी कि डिफ्यूज वाला है। देखो इस एंगल से आ रहा है और इस एंगल से जा रहा है, मतलब इंसिडेंट एंगल अलग है और रिफ्लेक्टेड एंगल अलग है। यानी कि अगर मान लेते हैं अगर ये 60 डिग्री से गिर रहा है तो कितना जा रहा है, 30 डिग्री से जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आई इक्वल टू
आई इक्वल टू आर नहीं है, यानी कि आई इज़ नॉट इक्वल टू आर, ठीक है। तो पहला नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये डिफ्यूज़ एंगल है, यानी कि डिफ्यूज़ मिरर है, ये हमारे काम का नहीं है। तो काम का क्या है, बस रेगुलर वाला, यानी कि जो अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, जितनी एंगल से आ रहा है इंसिडेंट रे उतनी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, यानी कि अगर ये वाला एंगल देखें ये दोनों, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा, ऐसे ही सब है। तो ये क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ये मेन डिफरेंस होता है रेगुलर और डिफ्यूज़ का। तो एग्ज़ाम में आता है तो आसानी से आप बना करके भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं इंग्लिश वाला डिफिनीशन क्या कहता है ये बुक। देखो, कह रहा है कि जितने भी पैरेलल रेज आएंगी, यानी कि जो भी टार्च हम जलाएंगे या कोई भी लाइट जहाँ से आ रही होगी, वो सारी लाइट एक पैरेलल में आएंगी, यानी कि एक साथ आएंगी, ठीक है। एक साथ आने के बाद वो तो गिरेंगी। वही कह रहा है, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ सरफेस और इरेगुलर सरफेस। रफ सरफेस यानी कि उबड़ खाबड़, और इरेगुलर सरफेस यानी कि वही उबड़ खाबड़। जब इंसिडेंट रे यानी कि जब गिरेंगी तो साथ ही में गिरेंगी, लेकिन जब रिफ्लेक्शन होगा उनका तो पैरेलल में नहीं होंगी। लिखा है ना, नॉट पैरेलल द रिफ्लेक्शन, यानी कि जब उनका रिफ्लेक्शन होगा, जब वहाँ से गिर के वापस हो जाएंगी तो बराबर में नहीं जाएंगी, टेढ़ा मेढ़ा जाएंगे। कोई बहुत पहले चला जाएगा, कोई बाद में जाएगा, कोई रुक के जाएगा, कोई जाएगा ही नहीं। तो उसको हम बोलेंगे डिफ्यूज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि ऐसा रिफ्लेक्शन जो अच्छे से नहीं हो रहा है, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं है, ठीक है। ये हो गया डिफ्यूज वाला। अब देखो, अब आते हैं किसका, रेगुलर पे। इसमें ठीक उल्टा होगा, यानी कि जितना एंगल पे वो गिरेगा रेज, उतना ही एंगल पे वो वापस जाएगा। बस वही चीज़ यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा होगा। ऑन द अदर हैंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ यानी कि मक्खन वाली, ठीक है, लाइक डेट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें इमेज जो होगा अच्छे से फॉर्म होगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 रेज गिर रही हैं, यानी कि 6 रोशनी, जो लाइट की रोशनी है 6 रोशनी गिर रही हैं, और 6 की 6 रोशनी एक बराबर से जा रही हैं। देखो, इनका जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, और जो जाने वाला डिस्टेंस है वो भी सेम है। तो ये क्या हुआ, रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। यानी कि इसमें जो इमेज बनेगा, इसमें जो फोटो बनेगा आपका शीशे में, वो बहुत ही खूबसूरत बनेगा। लेकिन जो डिफ्यूज़ वाला होता है वो बहुत ही बेकार तरीके से होता है, उबड़ खाबड़ होता है। तो क्या कहेंगे हम, डिफ्यूज़ कहेंगे या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है हमारा, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। मतलब जो लाइट रिफ्लेक्ट हो चुकी है, यानी कि गिरने के बाद जो लाइट जा चुकी है, ये वाली लाइट, ठीक है, क्या वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकती है, एकदम हो सकती है भाई। ये मान लेते हैं हम, क्या है ये हमारा, क्या है, एक शीशा है, ठीक है, जहाँ से वो लाइट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। जैसे वो रिफ्लेक्ट किया, यहाँ भी हम यहाँ पे हमने क्या लगाया, शीशा लगाया, यहाँ पर भी हमने शीशा लगा दिया। तो जैसे यहाँ से वो लाइट जाएगा, फिर अगले वाले शीशे पे टकरा जाएगा, फिर वहाँ से वो कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है, क्या रिफ्लेक्टेड लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट कर सकती है, एकदम कर सकती है। यहाँ से लाइट गिरी और यहाँ से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। जैसे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पर मैंने शीशा लगा दिया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली आएगी। तो हम एक ही लाइट को कई बार क्या करा सकते हैं, रिफ्लेक्शन करा सकते हैं, यानी कि एक ही इमेज को हम कई बार इमेज बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम जाते हैं पार्लर में या सैलून में जाते हैं अपने बाल कटवाने के लिए, तो जस्ट हमारे पीछे भी क्या लगा रहता है, शीशा लगा रहता है, यानी कि वहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। हम इस शीशे में देखते हैं और इस शीशे में देखते देखते हमारे पीछे वाला भी जो सर होता है वो दिखाई दे देता है। उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड, यानी कि बार बार रिफ्लेक्शन करा सकते हैं हम अपने घर में ही। और ये काम अपने घर में भी कर सकते हैं। जिससे क्या लीजिए, 2 शीशा लीजिए, यानी कि 2 मिरर लीजिए, ठीक है। एक मिरर यहाँ पर रखिए और एक मिरर यहाँ पर रखिए। जब यहाँ पे लाइट जलाएंगे तो जब यहाँ पे लाइट ये क्रॉस करके रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे ही इसका रिफ्लेक्शन होगा इस शीशे में, फिर इसका यहाँ से क्या होगा, दोबारा रिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक ही लाइट को बार बार रिफ्लेक्शन करा सकते हैं। अब एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है पेरिस्कोप। क्या नाम है, पेरिस्कोप। हमने क्लास 7 में पढ़ा था इसको, ठीक है। पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप जो होता है ना, समुद्र में एक मशीन होती है, एक शिप होता है जिसका नाम है सबमरीन। आप लोगों ने नाम सुना होगा सबमरीन, जो मूवी वगैरह देखते हैं उसमें भी कई बार नाम आता है सबमरीन। ऐसा हिंदी में उसको कहते हैं पनडुब्बी, ठीक है। जो पनडुब्बी होती हैं उनके अंदर ये पेरिस्कोप होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है समुद्र के अंदर से ही बाहर के लोगों को देखना, ठीक है। जिस पनडुब्बी में लोग बैठे होते हैं, उस पेरिस्कोप का यूज़ करके देखते हैं कि बाहर कहीं दुश्मन तो नहीं है हम पे अटैक कर रहे हैं, ताकि हम उसके पहले अटैक कर दें। तो यहाँ पे लिखा है कि जो पेरिस्कोप होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो सबमरीन के अंदर होता है, ठीक है। और इसका यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, बाहर की चीज़ों को देखने के लिए, टू सी थिंग्स आउटसाइड, यानी कि बाहर क्या चीज़ें हैं उसको देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है, इसी का रिफ्लेक्शन करके। जो पेरिस्कोप होता है वो कई बार क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है लाइट का, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा। अब आते हैं मल्टीपल इमेजेस, यानी कि एक ही
इंसान के कई सारे इमेजेस बन सकते हैं, किसमें, मिरर में। जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं मॉल वगैरह में, जब हम चेंजिंग करते हैं तो चेंजिंग रूम में देखे रहते हैं कई सारे शीशा लगा रहता है, कई सारा शीशा लगा रहता है। तो उसमें जब हम अपने आप को देखते हैं तो पीछे वाला जो शीशा होता है उसमें हम देखते हैं कई सारे हमारे इमेजेस बन रहे होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट ऑफ इमेजेस बनते हैं। वही कह रहा मल्टीपल इमेजेस। ये कैसे बनते हैं, कई सारे रिफ्लेक्शन के कारण बनते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल इमेजेस हमने देखा है कहाँ पर, मॉल वगैरह में। जब हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं, उसको चेक करने जाते हैं, छोटा एक बड़ा है, जब चेंजिंग रूम में जाते हैं तो आप कई सारे शीशा लगा रहता है, वहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारा ही पिक्चर कई सारा पिक्चर बना लेता है, ठीक है, किसमें, मिरर में। देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि यू आर अवेयर, आपको पता होगा कि जो प्लेन मिरर होता है वो बस सिंगल इमेज बनाता है। सबको पता है जो प्लेन मिरर होता है इस तरीके से वो बस सिंगल इमेज बनाता है। फिर कह रहा है क्या हो अगर दो प्लेन मिरर को आपस में सामने सामने रख दिया जाए, जाहिर सी बात है मल्टीपल इमेज बनेगा। यानी कि एक मिरर यहाँ पर है और एक मिरर यहाँ पर है और बीच में आप हैं, तो देखेंगे इसमें भी इमेज बनेगा और आपका इसमें भी इमेज बनेगा, उसके अंदर जो शीशा होगा उसके अंदर भी बनेगा इमेज। यानी कि ऐसे बनता बनता चला जाएगा और इनफाइनाइट टाइम आप इमेजेस बनते रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है मल्टीपल इमेजेस। कब बनेगा, जब दो से या दो से अधिक क्या होगा, मिरर मौजूद होगा। एक मिरर में एक ही इमेज बनता है, लेकिन जब दो मिरर होंगे या तीन मिरर होंगे तो इनफाइनाइट इमेज बन सकते हैं। अब हम आते हैं सनलाइट पे। अब भाई जाहिर सी बात है हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं और अपने सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा ऊर्जा का घर है लाइट, उसी को हम भूल जाएंगे। यानी कि सूरज, सूरज क्या है, लाइट का भंडार है, वहाँ पर इनफाइनाइट मात्रा में लाइट मौजूद है। और सोलर सिस्टम में हमारा जो सोलर सिस्टम है हमारा, वो सबसे बड़ा जो एनर्जी का स्रोत है वो कौन है, सूरज ही है। तो उसके बारे में हम पढ़ना छोटी थोड़ी सोच सकते हैं। उसी से हमारा सारा पृथ्वी लाइट हो जाता है, लाइट अप हो जाता है, उसी वजह से हम दिन में दिखाई देते हैं और भी चीज़ें दिखाई देती हैं। क्या कह रहा है कि जो सनलाइट का जो रोशनी होती हैं वो सफ़ेद होती हैं कि क्या होती हैं, कलरफुल होती हैं। आपको पता है क्या होती हैं, पता है तो कमेंट में करके बताइएगा। फिलहाल मैं बताता हूँ, जिसको पता होगा वो बता देगा कमेंट में, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ। देखो जो सूरज की रोशनी होती है ना, एक्चुअली में वो होती है 7 कलरों में, यानी कि उसमें 7 कलर होते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे भाई हमको तो सफ़ेद ही दिखाई देता है, 7 कलर कहाँ से आ गए, सर तो झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोल रहा है, उसमें मैजिक होता है, उसमें जादू होता है। देखो उन 7 कलर को देखने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी किसका, प्रिज्म का। प्रिज्म क्या होता है, एक ग्लास होता है, ठीक है, इस तरीके से, उसमें कई सारे ग्लास लगे होते हैं। तो ये प्रिज्म लगभग 25 से 30 रुपये का मिलता है मार्केट में, ठीक है। जब प्रिज्म खरीद कर लाएंगे, जब इसमें से आप टॉर्च जलाएंगे, कोई भी टॉर्च है, जब इसमें से आप जला रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से कोई भी टॉर्च जलाएंगे, तो ये जब रोशनी इसके अंदर जाएगा ना, तो ये जाएगा सफ़ेद लाइट में, लेकिन निकलेगा कई सारे लाइट में, यानी कि 7 कलर में निकलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। ये तो क्या अपना घर में या प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब ये देखते हैं नेचुरली कैसे होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा रेनबो का, जिसे हम हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। जब बारिश होता है तो बारिश का जो ड्रॉपलेट होते हैं, ड्रॉपलेट यानी कि जो बारिश की बूंदें होती हैं, वो एक काम करती हैं प्रिज्म की तरह, ठीक है। जब बारिश हो जाती है तो हल्का फुल्का जो ओसे गिर रही होती हैं बारिश का, जब उसी में जब धूप हो जाता है हल्का सा, तो धूप की रोशनी उस जैसे मान लेते हैं, आपको एग्जांपल देते हैं अच्छे से, मान लेते हैं क्या है, बारिश का पानी है, ठीक है, क्या है, बारिश का पानी है, जो बारिश होने के बाद धीरे धीरे एक जो बचा कुचा है वो आ रहा है, और यहाँ से क्या निकल चुका है, सूरज, जो हल्का फुल्का लाइट अपना दे रहा है। जब सूरज की रोशनी इसमें पड़ती है ना, तो इसमें कई सारे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं इस लाइट का। पहले ये लाइट यहाँ से घुसेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से कई सारे रिफ्लेक्शन करके ये बाहर निकलेगा। जैसे ही बाहर निकलता है उसमें कई सारे रंग भर जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमको रेनबो दिखता है। क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। तो वही कह रहा है कि जो सूरज की रोशनी होती है वास्तव में उसमें 7 कलर होते हैं। वायलेट होता है ना, कई सारे कलर होते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं, विबग्योर, इस तरीके से लिखाता है, 7 कलर होते हैं इसमें। तो जो सूरज की रोशनी होती है उसमें 7 कलर होते हैं। सूरज की रोशनी, हर रोशनी में 7 कलर होते हैं, बस दिखाई कब देता है, जब उसका रिफ्लेक्शन होता है अच्छी तरह से, ठीक है। नहीं तो हमको क्या दिखाई देता है, सफ़ेद लाइट ही दिखाई देता है। तो कोई पूछता है आपसे क्या सूरज की रोशनी में एक ही लाइट होता है या कई सारे लाइट होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, एक लाइट नहीं होते हैं, उसमें कई सारे लाइट होता है। बस वो सारा लाइट क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। उसको देखने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्रिज्म की ज़रूरत पड़ेगी। प्रिज्म यानी कि इस तरीके से रहता है, स्पेलिंग हो गया प्रिज्म, और इस तरीके से बना होता है प्रिज्म, ठीक है। जब प्रिज्म से कोई भी लाइट जब पास करवाएंगे तो देखेंगे आप इसमें से 7 लाइट निकल रही होती हैं, 7 लाइट यानी कि रेनबो की तरह। इस तरीके से हम जान सकते हैं कि जो सूरज की रोशनी होती है उसमें कलरफुल लाइट रहती है, यानी कि 7 कलर रहता है, ठीक है। अब देखो
अब आते हैं अगला टॉपिक पे, व्हाट इज़ इनसाइड आवर आइज़, हमारे आँख के अंदर क्या क्या है जिसकी वजह से हमको चीज़ें दिखाई देती हैं। भाई जाहिर सी बात है, सब चीज़ आखिर कमाल है, लाइट भी ज़रूरी है, लेकिन लाइट को देखे पहुँचने के लिए हमारी आँखों तक कुछ होना चाहिए ना। तो आँख में इतने सारे चीज़ें बनाए गए हैं, नेचर ने हमको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इंसानों को या जानवरों को, किसी भी चीज़ को, ताकि हम चीज़ों से अच्छे से देख पाएँ अपनी आँखों से। तो वही कह रहा है कि हमारे आँखों के अंदर क्या क्या होता है, देखते हैं क्या क्या होता है। देखो ये मैंने पहले ही बता दिया था, जो मैंने यहाँ पर लिखा गया है, बुक ने लिखा है, कह रहा है जो लाइट होता है वो हमारी आंखों तक पहुँचता है, तभी हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, ये मैंने पहले बताया है। फिर कह रहा है कि आई जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, ये भी मैंने बताया है पहले ही, जो हमारी आँखें होती हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। भाई देखने के लिए, कोई भी चीज़ देखने के लिए क्या चाहिए, आँखें ही चाहिए। तो आँखें क्या हो गई, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन हो गया। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, मतलब अगर आँखें ना रहें तो भाई हम तो अंधे हो जाएंगे, पूरे जीवन काल के लिए हमारा ब्लैक हो जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, कह रहा जो आंखें होती हैं वो स्पेरिकल शेप की होती है, स्पेरिकल यानी कि गोल गोल होती हैं। जाहिर सी बात है, किसी की आंखें तो ऐसी होती नहीं है सीधा, सबकी गोल गोल होती हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि जो आइज़ होती हैं वो रफली स्पेरिकल शेप की होती हैं, जिसका आउटर कोर जो होता है वो सफ़ेद कलर का रहता है, यानी कि जो ब्लैक वाला डॉट रहता है इसको छोड़ के बाकी जो एरिया रहता है वो सफ़ेद सफ़ेद रहता है, सबको पता है। ठीक है, इट इज़ अ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ आई एक्सीडेंट। कह रहा है जो सफ़ेद वाला पार्ट रहता है आँखों में, वाइट वाला, वो बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है। टफ यानी कठोर रहता है। कठोर इसलिए रहता है ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है और तो हमारी आँखों को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ये टफ इसलिए रहता है ताकि ये क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके हमारी आँखों को एक्सीडेंट होने से। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रॉम पार्ट इज़ कॉल्ड, उसका पार्ट जो हमारी आँखें रहती हैं उसमें एक ट्रांसपेरेंट लेयर रहता है पतला सा, उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। देखो इस तरीके से हमारा आँख होता है, दिखाई दे रहा है ना आँख, ये वाइट वाला रहता है जो बहुत टफ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, इस फिगर में देखते हैं, अच्छे समझ में आएगा। ये हो गया हमारा आँख। ठीक है, आँख का सबसे बाहरी जो लेयर होता है, इस तरीके से सबसे बाहरी वाला लेयर है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, उसे कहते हैं हम कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया यानी कि आउटर साइड वाला। फिर उसके बाद आता है हमारा इरिस। इरिस क्या होता है, ये बाहर वाला जो आँख को पकड़ा हुआ रहता है, ये दिख रहा होगा ब्लू कलर का। अपना जब बुक खोलेंगे ना, जो इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक अपना खोल कर रखिए ताकि मज़ा आएगा पढ़ने में। कॉर्निया के बाद होता है इरिस होता है। क्या कहते हैं, कुछ लोग आइरिस बोलते हैं, कुछ लोग इरिस बोलते हैं, बस आप लोग स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये सिलेरी मसल्स। मसल्स यानी कि पावर, जो आँख को पकड़े हुए रहते हैं ताकि आँख इधर उधर डैमेज ना हो। उसके बाद आता है हमारा लेंस। लेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो लेंस होते हैं इसी की वजह से चीज़ों को दिखाई देता है। ये लेंस क्या करता है, लाइट को लेता है, ऑब्जर्व करता है, और लाइट को कहाँ भेजता है, ऑप्टिक नर्व के पास भेजता है। नसें रहती हैं यहाँ पर, इससे जैसे नसें दिखाई दे रही है ना, ऐसे से आया यहाँ पर जुड़ा हुआ है लेंस से। तो ये लेंस क्या करती है, इन नसों के द्वारा लाइट को कहाँ भेजती है, ऑप्टिक नर्व के पास भेजती हैं। ये नर्व क्या करता है, ये जो नसें क्या करती हैं, ये जुड़ी हुई थी हमारे दिमाग से। जो दिमाग में, जैसे मान लेते हैं हमें क्या देख रहा है, कोई गेम देख रहा है, कोई पिक्चर देख रहा है, तो जैसे ही पिक्चर को हम देखेंगे, ये लेंस उसको ऑब्जर्व करेगा। विद इन अ सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर सब कुछ होता है। 1 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा, मिली सेकेंड के अंदर होता है। तो ये लेंस क्या करेगा, तुरंत उस फोटो को खींचेगा, खींचने के बाद वो नर्व के पास भेजेगा, और ये नर्व कहाँ भेजेगा, दिमाग के पास भेजेगा। तब हमको पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई सिनेरियो देख रहे हैं, कोई ब्यूटीफुल रेनबो देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आइज़ काम करता है। वही यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले कॉर्निया होता है, फिर कॉर्निया के जस्ट पीछे इरिस होता है। लिखा है ना, बिहाइंड द कॉर्निया, बिहाइंड मतलब पीछे, कॉर्निया के पीछे क्या होता है, इरिस होता है। ठीक है, इरिस के बाद आता है पपिल। पपिल क्या होता है, साइज ऑफ पीपुल होता है, छोटा सा होता है। यहाँ पर दिया नहीं है, नहीं तो कोई बात नहीं, इससे फिगर एग्जाम में आएगा बनाने के लिए। तो सबसे आसान क्या है, सबसे पहले गोला बनाइए, गोला से हल्का सा मुंह थोड़ा सा निकाल दीजिए। ठीक है, फिर मुंह निकालने के बाद यहाँ से हल्का सा सिलेरी मसल बनाइए, पतला पतला। फिर यहाँ पर ऐसे करके लेंस बना दीजिए, और यहाँ पर हल्का करके ऑप्टिक नर्व दिखा दिया, लिख दीजिए ह्यूमन आई। इस तरीके से हमारा आँख बना हुआ रहता है, और इस तरीके से आँख हमारा काम करता है। ठीक है, अब देखो, जो अंधे लोग होते हैं, यानी कि जिनको दिखता नहीं है, ये लेंस क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। यानी कि जो इमेज रहता है देखता तो है, लेकिन भेज नहीं पाता है किसके पास, ऑप्टिक नर्व के पास। जब भेजेगा ही नहीं तो दिखेगा ही नहीं, इसीलिए उन लोग को चश्मा लगाना पड़ता है, ताकि चश्मा जब लगाएंगे तो चश्मे की मदद से इमेज और ज़्यादा क्लियर आएगा, और अच्छे से कहाँ भेज पाएगा, ऑप्टिक नर्व के पास भेज पाएगा, जिसकी वजह से इंसानों को फिर से दिखाई देने लगता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आँख के पार्ट्स होते हैं वो कॉर्निया होता है, लेंस होता है, इरिस होता है, सिलेरी मसल्स होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, नर्व है, जिसकी वजह से दिमाग तक जा रहा है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा ह्यूमन आईज। एक चीज़ मैं भूल गया, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीचे आता है ये रेटिना। रेटिना वही है जो इससे कनेक्टेड है नर्व से, ये जो दिखाई दे रहा है ना नसें, मैं भूल गया हूँ बताना, सॉरी। ये जो नसें हैं जो आके ज्वाइंट है इस लेंस से, वो नसें को हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। तो सारा का सारा इमेज इसी से होते हुए कहाँ जाता है, ऑप्टिक नर्व में जाता है, फिर दिमाग में जाता है। तो रेटिना, कॉर्निया, लेंस, इरिस, सिलेरी मसल्स, ये 4-5 नाम हैं, आपको याद रखने जरूरी है। ठीक है, याद रखने क्या जरूरी है, बस वैसे ही याद हो जाएगा जब आपको फिगर याद होगा। सबसे पहले क्या रहता है, कॉर्निया जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, फिर उसके बाद आता है इरिस, फिर सिलेरी मसल्स, फिर लेंस, फिर रेटिना, फिर ऑप्टिक नर्व, फिर हमारा ब्रेन तो है ही है। ठीक है, अब देखो जो हमारा ये होता है कौन सा पार्ट, नीचे वाला पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। कह रहा है जो रेटिना होता है इसके अंदर कई सारे सेल्स होते हैं। सेल्स यानी कि जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिससे हमारा बॉडी बना हुआ होता है, वो आंखों में भी होते हैं, जाहिर सी बात है पाए जाएंगे। तो कह रहे जो रेटिना होता है ये 2 तरह के सेल को कैरी करता है, कैरी यानी कि अपने पास रखता है। ठीक है, लिया ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ काइंड ऑफ सेल, जो कैरी करता है कौन, रेटिना कैरी करता है। ठीक है, अब देखो जो दोनों सेल्स के नाम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में 2 नंबर में आते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। कर जो सबसे पहला टाइप्स आता है सेल, उसका नाम है कोन। क्या नाम है, कोन, CO यानी कोन्स। ठीक है, ये क्या होता है, जो सेल होता है कोन्स, और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है ब्राइट लाइट से, यानी कि अगर तेज की जब रोशनी जलती है अचानक से हमारी आँखों में, तो जो कॉन्स होता है बंद हो जाता है। जो नहीं होता है कभी कभार क्या होता है, हम सोए रहते हैं तो अचानक से लाइट आ जाता है या लाइट कोई जला देता है रूम में, तो आँखें हम क्या करते हैं, अचानक से हम बंद कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से लाइट चुभता है हमारी आँखों में। तो बंद कौन करता है, ये कोन्स करते हैं, क्योंकि कोन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट से, यानी कि जैसे ही लाइट अगर तेज आती है तो ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी आँखें सेफ हो जाती हैं। तो ये पहला सेल है। दूसरा आता है रॉड्स। रॉड्स क्या होता है, ये दूसरे तरह का सेल है जो हमारी आँखों में मौजूद होता है। ये सेंसिटिव होता है किसके लिए, डिम लाइट के लिए। नहीं होता है अचानक से हम रूम में पढ़ते रहते हैं और अचानक से जो रूम की लाइट होती है चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी आँखें क्या होती हैं, कुछ देर तक दिखती नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद तो क्या होती है, अंधेरे में भी हमको हल्का फुल्का दिखने लगता है। तो किसकी वजह से दिखता है, रॉड की वजह से। यानी कि 2 ऐसे सेल हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको जो कैरी कौन करता है, रेटिना कैरी करता है। ठीक है, तो 2 तरह के सेल हो गए, पहला है कॉन्स जो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, और दूसरा रॉड जो डिम लाइट के लिए यानी कि हल्के फुल्के लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। ठीक, अब देखो ये तो क्या दोनों। अब इसके बाद कह रहा है जो कोन्स होते हैं जो ब्राइट लाइट के सेंसिटिव थे, यानी कि जो जब तेज़ लाइट जलती है तो अपनी आंखों को बंद कर लेते थे, तो ये कह रहा है जो कोन्स होते हैं ना वो कलर होते हैं। कलर यानी कि उन्हीं की वजह से हमें जो मल्टीपल इमेजेस हमें दिखाई देता है, जिसके अंदर लाल, पीला, हरा भरा कई तरह के कलर मौजूद रहते हैं, वो किसकी वजह से दिखता है, कोन्स की वजह से दिखता है। ठीक है, कोई पूछता है आपसे एग्ज़ाम में कहीं भी पूछता है तो किसकी वजह से हमें जो चीज़ें होती हैं वो दिखाई देती हैं कलरफुल, तो कोन्स की वजह से। कोन क्या है, एक तरह का सेल है जो रेटिना कैरी करता है। अगर कोन्स गायब हो जाते हैं तो लोगों को क्या हो जाता है, ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है, यानी कि कुछ भी दिखता नहीं है, और दिखेगा भी तो ब्लैक एंड वाइट दिखेगा, जिसे हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि उसको कलर की कोई पहचान नहीं होती, सब कुछ क्या दिखता है, ब्लैक एंड वाइट दिखता है। तो कोन्स की मदद से ही हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं कौन सा लाल है, कौन सा पीला है, कौन सा हरा है। तो ब्लाइंड स्पॉट इसी के कारण होता है, जब कोन्स की कमी हो जाती है, जब कोन सेल्स की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, हमें ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। तो कोन्स कौन होते हैं, कलरफुल होते हैं, जिसकी वजह से हमें चीज़ों को पता चल पाता है कि कौन से कलर में है। ठीक, यहाँ पर कुछ बहुत अच्छी आपको बताया गया है, इन्फॉर्मेशन बताया गया है, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, आप लोग कोई पिक्चर या मूवी या वीडियो देखते ही होंगे सॉन्ग वगैरह का, या गेम वगैरह भी खेलते होंगे, गेम खेलते हैं ना, बहुत बच्चे खेलते होंगे, मूवी देखते हैं, म्यूज़िक वीडियो देखते हैं, एल्बम देखते हैं, हनी सिंह का गाना देखते हैं, रैपिंग देखते हैं, सारे तरह के वीडियो लोग देखते हैं। मतलब किसी भी जो कोई नहीं देखता हुआ कार्टून देखता है, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग वीडियो ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, वीडियो में क्या होता है, एक पर्सन रहता है या एक बंदा रहता है जो मूव करते रहता है, इधर उधर मूव करते रहता है, ये नहीं करता है। अब देखो इसके बाद देखो कह रहा है, उसके बाद आओ पिक्चर्स में, जिसमें हम खींचते हैं, फ़ोटो नहीं खींचते हैं, हम अपने फ़ोन से सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं किसी भी चीज़ का, जब अच्छी चीज़ें दिखती हैं तो 24 पिक्चर मिला के, 24 पिक्चर यानी कि 24 फ़ोटो मिला के, फ़ोटो जानते हैं ना, फ़ोटो, 1 फ़ोटो, 2 फ़ोटो, 3 फ़ोटो हम लोग खींचते हैं, कहीं जाते हैं घूमने तो हज़ारों फ़ोटो हो जाते हैं। तो वही कह रहा है 24 फ़ोटो मिला के 1 सेकेंड का वीडियो बनता है। भाई जब आप लोग देखते हैं, कभी आप लोगों ने हॉल में गया होगा मूवी देखने, नहीं गया है कोई बात नहीं, आप लोगों ने कोई भी कार्टून देखा होगा, म्यूज़िक देखा होगा, मूवी देखा होगा, गेम खेले होंगे,
जो गेम 1 सेकेंड का जो वीडियो बनाता है उसमें 24 पिक्चर्स रहते हैं। लिखा रहा है यहाँ साफ साफ, आपके बुक में भी लिखा होगा, लिखा है दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर पर सेकेंड फास्टर देन 16 पर सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 सेकेंड के अंदर हम 24 पिक्चर को ऐड कर दें तो क्या होगा, तो 1 सेकेंड का वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। यानी कि अगर जो हम मूवी देखते हैं 2 घंटे की 3 घंटे की, सोचो उसमें कितना ज़्यादा पिक्चर रहते होगा। ये हो गया हमारा पहला इन्फॉर्मेशन, यानी कि 1 सेकेंड का वीडियो के लिए हमें 24 पिक्चर का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताना मैं चाह रहा था, एग्जाम में हो सकता आ जाए कि 1 सेकेंड का वीडियो जो रहता है उसमें कितने सारे पिक्चर्स आ सकते हैं, तो 24 पिक्चर्स यानी कि 24 पिक्चर्स। ठीक है, अब देखो दूसरा चीज़ ये बताना चाह रहा है कि जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमें कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी से देखना चाहिए। जो नॉर्मल आई डिस्टेंस रहता है, जैसे मान लेते हैं अभी आप जो लेक्चर देख रहे हैं, वो लेक्चर का जो डिस्टेंस होना चाहिए आपसे कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर के अंदर देखते हैं, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कुछ बच्चे देखते हैं, कुछ बच्चे तो आँख में एकदम सटा लेते हैं, ऐसे इतना पे देखते हैं। ठीक है, तो उनकी आँख ख़राब होना के लिए मतलब ख़राब होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो वही चीज़ अगर आपकी आँखों को सेफ रखना है, बचा के रखना है, ख़राब नहीं करना है, तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी से देखिए। हमेशा कुछ भी देखिए, चाहे पढ़िए तब भी 25 सेंटीमीटर की दूरी से पढ़िए। ठीक है, लेक्चर देखिए तभी भी 25 सेंटीमीटर से दूरी से देखिए। गेम खेलिए तभी भी 25 सेंटीमीटर की दूरी से ही खेलिए। यानी कि अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो आपकी मोबाइल कहाँ होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, ये बुक मान लीजिए होगा, ठीक है, ऐसा अगर बुक कर दें तो यहाँ से लेके यहाँ तक 25 सेंटीमीटर होगा, तो इतना दूरी से आप आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा, ये दूसरा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में भी कि जो मिनिमम डिस्टेंस होती है कोई भी चीज़ देखने के लिए वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद ये जो पैराग्राफ दिया है यही समझाया है कि जो लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, बहुत ही पास से देखते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ को, तो उनकी जो आइज़ रहती हैं वो क्या होती हैं, डिफेक्ट हो जाती हैं, यानी कि ख़राब हो जाती हैं। फिर उनको चश्मा वगैरह लगाना पड़ता है या लेंस वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। तो आप चाहते हैं अगर आपका आँख सेफ रहे तो हमेशा क्या करिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे अपने आप को रखिए। अब आते हैं अगला टॉपिक, केयर ऑफ़ आइज़, यानी अपनी आँखों को कैसे केयर करें, कैसे संभाल के रखें। भाई ये सबको पता है, जो हमारी आँखें होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होती हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी होती हैं हमारी पूरी लाइफ के लिए। अगर आँखों को कुछ हो जाता है तो भाई पूरी लाइफ हमको अंधेरे में ही गुजारनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको सेफ रखने के लिए हम क्या क्या चीज़ें को कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपनी आँखों को बचाने के लिए हम सबसे पहला क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा हमको दिखाई नहीं दे रहा है दूर की चीज़ें, तो आपको कहाँ नहीं जाना चाहिए, तुरंत आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। ठीक है, जो चश्मा वगैरह बनाते हैं, देखते हैं, आँखों को देखते हैं, उनके पास जाइए, बताइए कि हमें दूर की चीज़ें थोड़ा थोड़ा नहीं दिखाई दे रही हैं, तो आपको चश्मा देंगे, यानी कि स्पेक्टिकल देंगे जो आपकी आँखों को उतना पे ही रोक देगा, तो आपको अच्छी तरह से दिखने लगेगा। ठीक है, तो पहला एडवाइस ये है कि यूज़ हमेशा स्पेक्टिकल, यानी कि हमेशा आप चश्मे का यूज़ करिए। ठीक है, अगर आँखें सही हैं तो कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी बना के रखिए। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अगर आपको आँखों को बचाना है, सेफ रखना है, अब उसको अच्छे से संभाल के रखना है, क्या करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा या बहुत कम लाइट में पढ़ना नहीं है। जैसे क्या करते हैं हम लोग, जब एग्ज़ाम आता है तो लाइट कभी क्या होता है, गुल हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैंडल जलाकर, यानी कि मोमबत्ती जला के लगते हैं पढ़ने। तो ऐसा नहीं करना है। जब कब पढ़ना है, दोपहर में या सुबह में या शाम के टाइम में पढ़ लेना है। पता नहीं रात में लाइट रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ऐसा काम नहीं करना है कि कम लाइट में पढ़ें। अगर कम लाइट में पढ़ेंगे तो आँखों पे ज़्यादा जोर जाएगा, जिसकी वजह से आँखों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगेंगी। ठीक है, तो वही कह रहा है टू लिटिल और टू मच लाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट में या बहुत कम लाइट में हमें आई का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, या पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें आई को बहुत ज़्यादा ट्रेन की ज़रूरत होती है। ट्रेन आई का हुआ ट्रेन नहीं, यानी कि दुखने लगता है, आँख में गड़ने लगता है, तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। ठीक है, टू मच लाइट लाइक अ सन, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट नहीं हो जाता है कभी कभार, या कभी जो छोटे बच्चे रहते हैं लगते हैं देखने के, इसको सूरज को देखने लगते हैं, तो डायरेक्टली हमको सूरज को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइट आ रही होती है, जिसकी वजह से हम कभी कभार क्या हो जाते हैं, अंधे भी हो सकते हैं। ठीक है, और अंधे हो जब भी जाते हैं 1-2 मिनट के लिए, अगर आप लगातार 10 सेकंड तक 15 सेकंड देखते रहिए सूरज को, तो कम से कम 1 या 1.5 मिनट के लिए क्या हो जाएंगे, आप अंधे हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो वही कह रहा है कि बहुत ही कम लाइट में या बहुत ज़्यादा लाइट में हमको कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारी आँखें ख़राब हो सकती हैं। ठीक, वह चीज़ लिखा है
डू नॉट लुक एट द सन, यानी कि सूरज को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइट उसमें से आती हैं जो आपको आंखों को ख़राब कर देती हैं। तीसरा, नेबर रब योर आइज़, अपनी आंखों से कई बार क्या करते हैं, हम आँख को लगते हैं रगड़ने, जब हम सुबह उठते हैं, दोपहर में सो के उठते हैं तो खूब रगड़ते हैं अपनी आँखों, खूब रगड़ते हैं, जो कि नहीं रगड़ना चाहिए। जब रगड़ेंगे, जब अपनी आँखों को रब करेंगे तो आपके हाथ में जो भी बैक्टीरिया होंगे, जो भी आपकी चीज़ें होंगी, क्या होंगी, आँखों में चली जाएंगी और आपकी जो आँखों की जो नसें होंगी वो इधर उधर हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको आँखों को डैमेज पहुँच सकता है। तो वही कह रहा है कि नेबर रब योर आइज़, यानी कि अपने हाथों से कभी भी आँख को मत रब करिए। एक हल्का सा क्या लीजिए, रुमाल लीजिए या तौलिया लीजिए जो सूती का हो और हल्के से आँखों को पोंछ लीजिए, ठीक है। तो कभी भी अपने हाथों से क्या करिए, आँखों को रब मत करिएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है, ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, हमेशा कभी भी कोई चीज़ पढ़िए, बुक पढ़िए या मूवी देखिए या टीवी देखिए तो एक डिस्टेंस पे देखिए, जो मैंने बताया डिस्टेंस ना 25 सेंटीमीटर, उतनी दूरी बनाए रखिए हमेशा, जिसकी वजह से आपको आंखों को कभी जोर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, और आपकी आंखें सेफ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, ठीक है। ये हो गया हमारे कुछ स्टेप्स जिसकी वजह से हम आंखों को बचा सकते हैं। अब देखो, अब आंखों को बचाने के लिए ये तो हो गया, हम खुद बचा सकते हैं। अब क्या क्या हमें खाना चाहिए जिसकी वजह से हमारी आंखें सेफ रहें, सेफ यानी कि हेल्दी रहें। तो हमें हरी सब्जियां जो होती हैं, हरी सब्जियां जैसे कि कैरेट हो गया, गाजर हो गया, ठीक है, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल यानी कि साग वगैरह जिसे हम स्पिनैक कहते हैं, पालक, ठीक है, क्वाड, लिवर ऑयल, ठीक है, रिच इन विटामिन ए, ना ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें क्या हो, विटामिन ए से भरा पड़ा हो। विटामिन ए किस में होता है, हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ए, ठीक है। तो हरी सब्जियाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, अंडे खाना चाहिए, ठीक है, लिखा ना, मिल्क, एग्स, कर्ड, चीज़, बटर, फ्रूट्स, पपाया, ये सब क्या खाना चाहिए, हमें डेली खाना चाहिए ताकि हमारी आँखें क्या रहें, हेल्दी रहें और बॉडी पार्ट्स भी हेल्दी रहें। तो ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, हम खा पी सकते हैं और ये सब चीज़ें को हम रोक सकते हैं अपनी आँखों को ख़राब होने से, ठीक है। तो आपको अगर आपकी आँखें ख़राब नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी आँखें सुरक्षित रहें, सेफ रहें, तो ये काम आपको करना पड़ेगा, हरी सब्जियाँ खानी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। अब देखो, ये तो क्या हम लोग की बात, अब होता है अंधे लोग की बात, यानी कि जो अंधे होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं बेचारे, उनको वो लोग कैसे पढ़ते हैं। अब देखो, उनके लिए भी एक एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम क्या है, उनके लिए एजुकेशन सिस्टम ये है कि उनके लिए इस तरीके से, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके से नोटों में बनाया गया रहता है, डॉट डॉट करके। तो सबको सिखाया जाता है, जो ए होता है इस तरीके से होता है, एक डॉट होता है, जो बी होता है उसमें अलग होते हैं, जो सी होते हैं उसमें 2 डॉट होते हैं, टी होता है उसमें 4 डॉट होते हैं। तो जो अंधे होते हैं, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, उस तरीके से अपने हाथ से टच करके पढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जो शिक्षित रहते हैं, यानी कि जो एजुकेशन पाए रहते हैं, वो ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। तो उनको जो पैसा रहता है, यानी कि जो 200 का, 100 का, 50 का नोट रहता है, उसमें भी देखेंगे किनारे उसको ऐसे 2 लाइन दिया रहेगा। मान लेते हैं अगर ये नोट है 100 का, ठीक है, मान लेते हैं 100 का नोट है, ठीक है, तो उसके किनारे ऐसे 2 लाइन दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे 2 लाइन, यानी कि दिखाएगा कि ये 200 का नोट है। अगर 1 लाइन रहेगा यानी कि 100 का नोट है, 5 रहेगा तो 2 लाइन इधर रहेगा, 2 लाइन इधर और बीच में कहीं रहेगा। मतलब अलग अलग तरीके से उनको बताया जाता है, या मतलब अंधों को भी पढ़ाया जा सके, ठीक है। तो जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो भी चाहे तो क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और अच्छी तरह से क्या बोलते हैं, लिटरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सीखने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उनके पास काफ़ी टाइम होता है, ठीक है, ब्लाइंड पर्सन के पास, तो वो सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये उनके लिए खासकर, तो भाई उनके लिए थोड़ा प्रेम भाव हमेशा रखना चाहिए, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका बेइज्जती नहीं करना चाहिए। कई बच्चे क्या होते हैं जो अंधे पर्सन देखते हैं, लगते हैं उनका मजाक उड़ाने, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, उनको भी हर्ट होता है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पर, पूरी तरह बताया गया है कि जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके लिए भी क्या है, एजुकेशन सिस्टम है, उनके लिए भी एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है इस तरीके से, ठीक। अब उस सिस्टम का नाम दिया गया, यानी कि जो सिस्टम है उनका, ब्लाइंड पर्सन का, उस सिस्टम का नाम है ब्रेली सिस्टम। ब्रेली सिस्टम में क्यों दिया गया है, क्योंकि जो ब्रेली थे, इनका नाम था लुइस ब्रेली, एक साइंटिस्ट नहीं, एक पर्सन थे, ठीक है, जो क्या थे, खुद ही बेचारे ब्लाइंड थे, यानी कि उनको दिखता नहीं था। तो उन्होंने डेवलप किया एक सिस्टम, ठीक है, जिसकी वजह से लोग, जो अंधे लोग होंगे वो पढ़ लिख सकते थे, ठीक है। तो ये जो सिस्टम बना है डॉट डॉट वाला या ब्लाइंड पर्सन के लिए, इन्होंने ही क्या किया, इजाद किया, इन्होंने ही डिस्कवर किया है। तो देखा जाए तो ये ब्लाइंड पर्सन के लिए एक बहुत बड़े भगवान साबित होते हैं, मतलब उन्हीं की वजह से क्या होता है, यानी कि लुइस जो है ब्रेली, इन्हीं की वजह से जो अंधे लोग हैं वो बेचारे पढ़ लिख पा रहे हैं। तो इन्होंने ये सिस्टम दिया, इसीलिए इस सिस्टम का नाम भी क्या है, ब्रेली सिस्टम है। तो आपसे पूछता है कोई कि ब्रेली सिस्टम क्या है, तो बता सकते हैं कि ब्रेली सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है
जिसमें क्या है, लुइस ब्रेली ने एक सिस्टम निकाला है जिसकी वजह से जो विजुअली चैलेंज पर्सन है, विजुअली चैलेंज मतलब कि जो ब्लाइंड पर्सन है वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं इस ब्रेल सिस्टम के मदद से। ठीक है, देखो यहाँ दिया गया है एग्जाम्पल ऑफ डॉट पैटर्न यूज्ड इन ब्रेली सिस्टम। ठीक, ये सिस्टम आया था लगभग 1932 में, दिख रहा होगा आपको ना। जो ब्रेली सिस्टम है ये अडॉप्ट किया गया था 1932 में, यानी कि आज से लगभग 100 साल पहले। ठीक है, आज से लगभग 100 साल पहले ये सिस्टम लाया गया था जानबूझ के, ताकि उन लोगों को भी क्या मिल सके, फ़ायदा मिल सके। और इस देयर इज़ अ ब्रेली कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज, यानी कि हर भाषाओं के लिए वहाँ पर सिस्टम बनाए गए थे, मैथमेटिक्स के लिए, साइंटिफिक नोटेशन के लिए, पैसे के लिए, हर चीज़ के लिए वहाँ पर बातें बताई गई थी इस ब्रेली सिस्टम में अंधे लोगों के लिए। ठीक है, मेनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी यूज्ड रीडिंग ब्रेली सिस्टम, यानी कि बहुत सारे जो भारतीय लैंग्वेज हैं उनको भी ट्रांसलेट किया गया किसमें, ब्रेली सिस्टम में। यानी कि जो ब्रेली सिस्टम है उसको फिर किसमें लाया गया, हिंदी लैंग्वेज में, यानी कि इंडियन लैंग्वेज, ताकि जो भारत के जो ब्लाइंड पर्सन हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं, उनकी मदद की जा सके और वो भी लोग क्या हो सके, लिटरेट हो सके, वो भी लोग पढ़ लिख सकें। ठीक है, फिर कह रहा है कि हर ब्रेली सिस्टम में, यानी कि जितने भी ब्रेली सिस्टम होते हैं, हर एक ब्रेली सिस्टम में 63 डॉट होते हैं, यानी कि 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं, जो किसको दिखाते हैं, नंबर्स को दिखाते हैं, लेटर्स को दिखाते हैं, साइन को दिखाते हैं। इसलिए जो अंधे पर्सन होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे टच करके पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था ब्रेली सिस्टम, और बस इतना ही था आज आपका चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।